जय हिंद जय भारत। इन दिस वीडियो हम अपने चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या और आज इसका प्रश्नावली 2 पे चले गए। ठीक है, आगे इस पे और इसमें अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण सीखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जो अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करेंगे। इसमें क्या है, करणी 2 अपरिमेय संख्या है, करणी 3, करणी 5 जैसे अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। ठीक है, सिद्ध करने के लिए कुछ अवधारणा है और लगभग दोनों को तो पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, और पहला अवधारणा ये है, यहाँ पे लिख लें कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा, इसको अवधारणा, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, पहला ये कि सहअभाज्य संख्या। ठीक है, देखो अपरिमेय संख्या क्या है ये तो बता चुका हूँ ना, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या दिखाता हूँ, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या पहले ही बताए थे चैप्टर फर्स्ट वीडियो में। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। ठीक है, परिमेय संख्या वह है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ये हर क्या है q के रूप में नहीं है, लेकिन जस्ट परिमेय का उल्टा अपरिमेय अलग है ना, जैसे समान का उल्टा असमान होता है ना, वैसे ही परिमेय का उल्टा अपरिमेय। तो शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार से हम परिमेय संख्या की पहचान करते हैं। उसी तरह क्या है, अपरिमेय संख्या की पहचान किसमें करते हैं, अशांत अनावर्ती, मतलब दशमलव के बाद कोई भी संख्या, देखो कोई एक संख्या तो पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन एक खंड में पुनरावृत्ति नहीं होती, कोई भी संख्या आती रहती है। ठीक है, जैसे इसमें देखो 70 70 70, मतलब 0.070707 से 125 125 ऐसे अनंत तक चलते रहेंगे। ऐसे इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। ठीक है, करणी 2, करणी 3, करणी 5, ठीक है। ये तो जिन संख्याओं का वर्गमूल क्या है, दशमलव में हो, देखो इनका वर्गमूल दशमलव में है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं होता, ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे करणी 2, करणी 3, करणी 9, करणी 7, ये करणी 5 है जी, करणी 7। ठीक है, ऐसे इन्हीं को सिद्ध करेंगे। और सिद्ध करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, एक और बताया था, दिखाता हूँ, ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या तो समझते हैं। ठीक है, 2 से अधिक संख्या से पूर्ण भाग हो जाता है। ठीक है, जैसे 20 क्या स्वयं से जाएगा और 1 से जाएगा, लेकिन 20 2 और 5 से भी चला जाएगा पूर्ण। ठीक है, उसी तरह अभाज्य संख्या क्या है, केवल 2 संख्या से पूर्ण भाग हो, केवल 2, एक जैसे 11 स्वयं से और 1 से, तीसरा कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है। और अगर अभाज्य संख्या साथ में हो, जैसे उदाहरण ये 2 और 3 साथ में हो, जैसे ये 2 और बटा 3, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, दोनों साथ में है, तो इसको सहअभाज्य बोलते हैं। ठीक है, सह मतलब साथ में, तो और कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों साथ में है, सहअभाज्य है। इसका मतलब भी और अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेगा सिद्ध करना। तो पहला अवधारणा है सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य, इसमें क्या होता है, जैसे करणी 2 को, करणी 2 क्या है,
अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम क्या है विपरीत मानेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको जब शुरुआत में जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे, विरोधाभास, विपरीत यह मान लेंगे कि करनी 2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम तो करनी 2 को क्या है हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैं कॉन्सेप्ट बस समझा रहा हूँ ना इस अभाज्य का, कि करनी 2 क्या है, करनी 2 बराबर में, चूँकि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या है q बराबर क्या है, q के बराबर में 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विपरीत तो हम यही देखो, पहले अपरिमेय संख्या दे, विरोधाभास, ये विरोधाभास या इसको विरोधोक्ति से प्रूव करते हैं, ठीक है, विरोधाभास बोलता हूँ, सरल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पे ये भी लिख लो, P व Q पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस, शून्य और धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पे ये क्या है कि पूर्णांक है, और एक कॉन्सेप्ट यह होता है कि महत्वपूर्ण है, IMP तथ्य लिख देता हूँ। तथ्य ये है कि P और Q सह अभाज्य है या संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य मतलब क्या है, सहअभाज्य मतलब क्या है कि P और Q ये कहें कि पूर्णांक P और ये Q क्या है, दोनों में केवल एक उभयनिष्ठ संख्या 1 होगी, ठीक है। देखो P स्वयं से जाएगा और 1 से, Q से जाएगा और 1 से सभी जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में उभयनिष्ठ 1 एक आ रहा है ना, ठीक है। हमारे जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसी के आधार पे दोनों में केवल एक संख्या केवल एक संख्या 1 के अलावा कोई एक के अलावा ये भी लिख सकते हैं, या केवल एक संख्या 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसको इस तरह से देखो, ठीक है। ये देखो ये P का जब हम निकालेंगे तो P क्या है, स्वयं से और 1 से भाग जाएगा, ठीक है। चूंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, P क्या है, अभाज्य केवल स्वयं से जाता है और 1 से, ठीक है। Q भी स्वयं से जाएगा और 1 से, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन सी है, 1, ठीक है। और ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, चूंकि साथ में है तो सहअभाज्य बोल देते हैं जी, ठीक है, यही है। तो दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है, केवल 1। और ये जो हम इसको क्या है अपरिमेय संख्या मानेंगे,
अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करेंगे तो परिमेय संख्या मान के सिद्ध करेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसी तथ्य को कि P और Q में केवल एक उभयनिष्ठ के अलावा अगर कोई दूसरी है, कोई और संख्या आ जाए, जैसे करणी 2 में 2 आ जाएगा, करणी 3 लेंगे तो 3 संख्या, करणी 5 लेंगे तो 5 संख्या आ जाएगा अन्य उभयनिष्ठ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि जो P है वो स्वयं से जा रहा है, 1 से जा रहा है, 2 से भी चला जाए, जो करणी 2 लेंगे तो 2 आएगा, करणी 3 लेंगे तो 3 आएगा, एक और उभयनिष्ठ। करणी 5 लेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, एक और उभयनिष्ठ। केवल 1 रहना चाहिए, केवल एक, ये संख्या नहीं आनी चाहिए, तभी ये क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर 1 के अलावा कोई और आ गया तो वह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का जो P/Q होता है वो अभाज्य संख्या होता है। अगर 3 संख्या से भाग जा रहा है तो वो भाज्य संख्या हो गया और ये परिमेय संख्या नहीं रह गया। इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि पूरा तथ्य इसी पर आधारित होगा कि पूर्णांक P, यहाँ पे हम P के स्थान पे हम A और B लेंगे, ठीक है। यहाँ पे P, क्योंकि परिमेय संख्या को हम इसी से प्रेजेंट करते P/Q के रूप में, हम A और B लेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या ले सकते हो आप, HT भी ले सकते हो, कोई भी संख्या। तो पूर्णांक P और पूरा तथ्य इसी पर आधारित होगा कि पूर्णांक P और Q का क्या है, Q का उभयनिष्ठ संख्या, Q का उभयनिष्ठ ये गुणनखंड संख्या एक के अतिरिक्त ठीक है, अतिरिक्त अन्य भी है। हम इसी पे साबित करेंगे। देखो, करणी 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम विरोधाभास यहाँ पे लिखते हैं, इसको, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे लिख दूंगा, प्रश्न को हल करेंगे तब, ठीक है। तो करणी 2 क्या अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करनी है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे मान लो सिंपल से बता रहे हो यहाँ पे, तो इसके विपरीत मानेंगे कि अब परिमेय संख्या है ना, तो इसके विपरीत मानेंगे करणी 2 अब परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, करणी 2 P/Q के रूप में। तो देखो, बराबर का मतलब आप क्या समझते हो कि इधर जो भी है उधर ये भी है। अगर P/Q परिमेय संख्या है तो करणी 2 भी इधर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या, इसलिए बराबर का साइन है, ठीक है। तो इसमें भी नहीं चलेंगे, ये तो सब जानते, क्यों के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये परिमेय संख्या का एक और तथ्य होता है कि ये P/Q क्या है, सह अभाज्य होते हैं, तब ये परिमेय संख्या कहलाता है। अगर ये सह अभाज्य नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और हम यही सिद्ध करेंगे कि ये P/Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसके बीच और भी गुणनखंड है, ठीक है। अभाज्य संख्या से समझना, यहाँ पे सह में कंफ्यूजन मत होना, ये दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच में केवल एक ही कॉमन है, एक ही उभयनिष्ठ कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ केवल एक है,
केवल एक उभयनिष्ठ है। अगर हम यह साबित कर दें कि p बटा क्यू के बीच, दोनों के बीच में कोई और उभयनिष्ठ संख्या है, करणी 2 लेंगे तो 2 और आ जाएगा, करणी 3 लेंगे तो 3 आते हैं, ठीक है। तो इसी पे आधारित होगा। जब इसको हम झुठला देंगे कि ये p बटा क्यू सअभाज्य संख्या नहीं है, इनके बीच कोई और तीसरा गुणनखंड है, ठीक है, p केवल p से और एक से। जैसे देखो p क्या है, अभाज्य संख्या माने है, तो ये स्वयं से और एक से। अगर हम तीसरी संख्या जोड़ दें, मान लो ये 2 से जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब ये भाज्य संख्या हो जाएगा। और परिमेय संख्या का नियम यह कहता है कि ये अभाज्य ही होनी चाहिए। वैसे ही क्यों के लिए मानेंगे, ये भी अभाज्य ही होनी चाहिए। भाज्य हुआ तो परिमेय संख्या नहीं रह गया, समझो संख्या, ठीक है। और एक और तथ्य ये देखो, दूसरा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। इससे एक और प्रमेय निकलता है। देखो, हम अभी तक क्या समझाया था, एक उदाहरण का दिखाता हूँ मैं। ये जैसे हम ये 20 का मैं ये कर दूं, पहले से बता चुका हूँ, 2 से 10, 2 से 5 और ये 5 से ये 1, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 20 बराबर 2 का वर्ग गुणा में ये 5, ठीक है। तो आप ये क्या समझे, 20 बराबर 2 गुणा में 5। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ये कोई संख्या है और उसके बराबर में कोई भी गुणा संख्या दिया है, गुणनखंड दिया है, तो इनमें से किसी एक संख्या से क्या है, ये संख्या पूर्ण भाग हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम उदाहरण से दिखा सकता हूँ मैं। ये 20 करूँ, कोई भी 2 और 5 है, 2 से जाता ही जाता है, आप तो जानते हो, 20 को 5 से भी जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा हूँ कि या जो हमारे बुक में है ये दिखाता हूँ। ये जैसे ये लिखा है 2b का वर्ग बराबर लिखा है a का वर्ग। अब क्या, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे गुणा है, देखो 2 गुणा में b का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो आप क्या समझोगे कि ये जो a का वर्ग है वो 2 से विभाज्य है, 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर का गुणनखंड में 2 है और b स्क्वायर है, ठीक है। तो यही समझना, ठीक है। सिंपल सा, a स्क्वायर क्या है, 2 से भाग हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि a स्क्वायर के गुणनखंड में 2 है, ठीक है, ठीक है। ये b स्क्वायर यहाँ पे कौन सी संख्या है, b का मान हमें नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन b स्क्वायर से भी ये जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर a स्क्वायर के गुणनखंड में है, ठीक है। तो अंकगणित में हमने क्या निकालते थे, यही निकालते थे, गुणनखंड ही निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ये गुणनखंड है किसका, a स्क्वायर का, ठीक है। उल्टा किया, इसको उल्टा कर दिया ना, दाएं पक्ष में ला दिया, तो आप ये नहीं समझना कि, ठीक है, तो आप यही समझना कि यहाँ पे गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 है तो ये a स्क्वायर को भाग दे देगा, ठीक है, विभाज्य है, a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक चीज परिमेय है जो उसको लिखवाना था, ठीक है। ये देखो, एक प्रमेय है, किससे, ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पे आधारित वाला एक प्रमेय दिया है, प्रमेय नंबर
1.2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हो गया, प्रमेय, ठीक है ना। हिंदी में होगा, आप हिंदी में अच्छे से सुधार लेना, ठीक है। आधारभूत प्रमेय से आधारित प्रमेय 1.2 है, ठीक है। और ये यहाँ पे है। तो ये प्रमेय क्या कहता है, ये देखो बड़ा आसान सा है, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो हम पढ़ रहे थे ना, जिसमें हम क्या निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, उसी पर आधारित है ये प्रमेय नंबर 1.2। प्रमेय का नाम है 1.2, इस पे आधारित है, ठीक है, बिल्कुल इसी पे। मान लीजिए क्या है लिखा है, मान लीजिए क्या है, P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ये P केवल स्वयं से जाएगा और 1 से, ठीक है। अभाज्य का मतलब यही समझना, भाज्य में 2 से अधिक संख्या होती है, स्वयं से 1 से और कोई और संख्या आ जाएगी, 3, 4, 5 जो भी रहे तो है। यदि P क्या है, यदि P देखो, यदि P a स्क्वायर को क्या है, a स्क्वायर देखो a है, ठीक है। a स्क्वायर मतलब a का 2 बार गुणा है, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक है। ये जैसे ये समझो, ठीक है। अभी इसको पहले समझाता हूँ, ये यहाँ पे ये समझो, P क्या है, अभाज्य संख्या है और ये a स्क्वायर को विभाजित कर रही है। तो a स्क्वायर क्या है, a गुणा में a से मिलकर बना होता है, ठीक है। 2 की संख्या में इसलिए 2 घात। तो ये समझो कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती, इसको पूर्ण भाग दे देता है ये, ठीक है। इसको क्या है, a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो जब P a स्क्वायर को भाग कर रही है, पूरा भाग दे देती है, तो P a को भी विभाज्य यानी विभाजित करेगी। ये प्रमेय नंबर 1.2 है। यहाँ पे a क्या है, यहाँ a बराबर पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, इसमें दिखाया था -0। देखो, एक तो पूर्ण संख्या होता है, होल, पूर्ण मतलब होल, पूर्णांक इंटीजर। तो पूर्णांक क्या है, माइनस से शुरू होता है, 0 फिर धनात्मक, तो धनात्मक पूर्णांक है ना, पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक भी होता है। तो ये क्या है, पूर्णांक धनात्मक है, ठीक है, पूर्णांक धनात्मक है, ठीक है, अपनी भाषा में याद रखने के लिए बस। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे ये कहा है कि a स्क्वायर, P क्या है, a स्क्वायर को भाग कर रही है, तो a गुणा में a बटा P, तो ये P a को भी भाग कर देगा, ठीक है। अगर 1 रखेंगे तो भी भाग कर रहा है, ठीक है। सेम इसको हम ऐसे गणित में समझाता हूँ, इसको गणित में, ठीक है। इसको लिख के रख लेना समझने के लिए कम से कम। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या लें, जैसे अभाज्य संख्या मैं 2 ले लेता हूँ। अब देखो, जैसे 2 क्या है,
जैसे 2 और ए स्क्वायर के बराबर में मैं ले लूँ 6 का स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, ठीक। और ये p बराबर है तो ए स्क्वायर बटा p, ए स्क्वायर के बराबर में 6 का स्क्वायर दिया है और p बराबर, अब p क्या अभाज्य है, उसके बराबर में हम 2 ले लेते हैं। अब देखो, अब क्या इसको विभाजित कर देगा, ठीक है, बिल्कुल कर देगा भाई। कितना है देखो, 6 का वर्ग 36 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो। और अगर अब p बराबर हमने ले लिया 2 और a बराबर ले लिया, यहाँ पे घात है तो घात घात कट गए तो 6, ठीक है, तो 6 बटा 2 ले लिए, ठीक है, a बटा p, ठीक है। तो अब देखो 2 3 बार में कट गया ना, तो ये यही कह रहा है ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। एक तो ये स्क्वायर वाला की संख्या को पूर्ण भाग दे देगा, साथ में अगर स्क्वायर नहीं रहेगा, उसी संख्या का अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो p उसको भी भाग दे देगा। ये इस कॉन्सेप्ट पे ना आधारित है, ठीक है। दिखाता हूँ इसको, ये होगा भी, इस प्रमेय का उपयोग होगा, इस प्रमेय का उपयोग होगा। और अभाज्य का अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी अभाज्य गुणनखंड है, तो हम ये मानेंगे अभाज्य गुणनखंड में कोई भी एक संख्या उस संख्या को क्या है पूर्ण भाग कर देगा, ठीक है। इसको पहले भी बताया था उदाहरण नंबर 1 को, और प्रश्न क्रमांक शायद 5 था, उसको समझाते समय यह भी बताया था कि कोई भी अभाज्य संख्या, जो अभाज्य गुणनखंड होती, कोई भी एक संख्या उठा लो और जिसका आपने गुणनखंड निकाले उसको भाग दे दो तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो यही अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। इसका उपयोग यहाँ भी दिखा रहा है ये। तो इसको हम तीसरा मान ले, ठीक है, तीसरा मान ले जिसका उपयोग होगा। तो एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति की जाती है, ठीक है। जैसे किसी तथ्य को, किसी तथ्य या कथन को सिद्ध करने के लिए क्या है, उस कथन का सिद्ध करने के लिए उस कथन को उल्टा मान कर सिद्ध करते हैं। इसी को ही इसी कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं विरोधाभास विधि या विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, प्रूफ बाय, ठीक है। ये तो किसी कथन को क्या उल्टा मानकर सिद्ध करते हैं, तो उसको ही बोलते हैं विरोधाभास। ये भास है, ठीक है, विरोधाभास, या दोनों उपयोग किया जाता है, ठीक है। विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो ये प्रमेय नंबर 1.2 था।
अब क्या है, एक कथन को ही प्रमेय के रूप में सिद्ध करना सिखाया गया है, ठीक है, करणी 2 को। तो अब यहाँ से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, ठीक है। ये देखो, एक प्रमेय के रूप में दिया है, इसको प्रमेय के रूप में दे दिया है प्रश्न को ही 1.3। तो कथन क्या है, करणी 2 है जी, 2 है, ठीक है। करणी 2 एक अपरिमेय क्या है, संख्या है, संख्या है। बस इसको प्रमेय के रूप में दे दिया है, ठीक है, उदाहरण के रूप में नहीं दिया है। तो इसको जैसा जैसा इसको करेंगे इसको तो सेम टू सेम करणी 3 के लिए, करणी 5 के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसको एक प्रश्न में 3-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। करणी 5 का प्रश्न प्रश्नावली 2 में है, उदाहरण नंबर 5 करणी 3 के लिए है, और इसको प्रमेय के रूप में दे दिया है, ठीक है। और ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है करके नीचे में लिखा है, ठीक है, स्टार में। तो अब देखो हम क्या करेंगे, करणी 2 अपरिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं, ठीक है, उपपत्ति के रूप में लेते हैं। उपपत्ति ये है कि हम इस कथन को क्या है, उल्टा मानते हैं, ठीक है। हम इसके विपरीत क्या है, उल्टा मानेंगे। तो हम इस कथन के विपरीत यह मान लेते हैं कि करणी 2 एक विपरीत, ना यहाँ पे विपरीत लिख चुका हूँ, करणी 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चूंकि करके लिखें, चूंकि करणी 2 एक परिमेय संख्या है, तब इसे और p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ a/b के रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है, जहाँ क्या है a/b अब सहअभाज्य होंगे, सहअभाज्य मतलब समझ जाना कि यह परिमेय संख्या है। चूंकि क्या है, करणी 2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, तब इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। चूंकि लिख सकते हैं जहाँ b के बराबर में 0 नहीं और पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, नहीं ये धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। पूर्णांक a और b सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब यह हुआ, सहअभाज्य मतलब समझना ना, केवल एक ही उभयनिष्ठ होता है, एक संख्या उभयनिष्ठ होता है। दूसरा ये तो ए से जाएगा, बी से जाएगा अगर अभाज्य संख्या है तो, और एक उभयनिष्ठ है भाई, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के मध्य या बीच या दोनों में ए और बी के मध्य ए के अलावा कोई और संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। क्योंकि अभाज्य है तो केवल एक उभयनिष्ठ है, एक के अलावा कोई और संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, अब इसी तथ्य को हम पूरा गलत साबित करेंगे। अगर एक के अतिरिक्त, चूंकि हमने 2 लिया है तो 2 आता है। ठीक है, करनी 3 लेंगे तो 3 संख्या आएगा, 5 लेंगे तो 5। तो इसी तथ्य को झुठलाएंगे कि ये ए और बी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सह साथ में इसलिए सह बोल दिए। ठीक है, ए और बी अभाज्य संख्या नहीं है, इसी को झुठलाएंगे। ये ए और बी चूंकि हमने परिमेय संख्या मान लिया करनी 2 को, तो क्या है, ए और बी अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या करके झुठलाएंगे। जब भाज्य संख्या है तो ये क्या है, एक दूसरे से भाग जा रही है तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात करके यहीं पे लिखें, हमने करनी 2 को एक परिमेय संख्या माना है तो इसको ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो करनी 2 लिखा मैंने, बराबर किया ए बटा बी, अर्थात करके ये। ठीक है, तो यही है। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखो कैसे हल होगा। इसी तथ्य को हमेशा याद रखना। ठीक है, झुठलाएंगे बस। और झुठलाने के लिए उपयोग होगा हमारा वो अंकगणित का, मतलब अभाज्य गुणनखंड। देखो अब आगे देखो, अब इसको क्या है, देखो b को पक्षांतरित करेंगे इधर। ठीक है, तो आगे ये है, करनी 2 तो रहेगा ही। ठीक है, करनी 2 यहाँ पे रहेगा, b को पक्षांतरित करेंगे, चूंकि बटा है यानी भाग में है, भाग पक्षांतरित होकर गुणा बना लेगा, तो ये b हो गया बराबर a। ठीक है, ये हुआ, ये तो समझ गए। अब इसी में दोनों पक्षों में क्या है, हम वर्ग करेंगे। ठीक है, इसी में, और इसमें कुछ करना नहीं होता है, 2 बार यही घटना को दोहराना है। ठीक है, दोनों पक्षों में, यहाँ पे लिखो, दोनों पक्षों में वर्ग मतलब समझते हैं, 2 का घात लगाएंगे, वर्ग करने पर वर्ग करते हैं। ठीक है, तो b का वर्ग, और ये यहाँ पे गुणा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है। ठीक है, तो इसको हम करनी 2 का वर्ग बराबर, चूंकि करनी 2 में क्या है, वर्ग लगाएंगे या कोई भी घात लगाएंगे तो ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट करके, और ये a का वर्ग। अब क्या, एक चीज आपको जाननी होगी ये कि करनी का मतलब होता क्या है। देखो करनी 2 है और इसका वर्ग है, तो इसको हल कैसे करते हैं। करनी का मतलब होता है 2 है, तो इस करनी का मतलब ही होता है 1/2 घात। ठीक है, और ये चूंकि क्या है, ये ब्रैकेट है तो गुणा, चूंकि घात है तो घात में गुणा। ठीक है, ये 2 सिंपल सा आपको बड़े अक्षर में 1/2, और ये काफ़ी बड़ा हो गया, गुणा में ये 2। ठीक, ऐसे तो सिंपल सा है, 2 को गुणा करेंगे तो 2 एकम 2,
या ऐसे कटा देंगे, ठीक है। तो ये 2 का 1 घात बस बचा, 2 का 1 घात बचा है। किसी भी संख्या का अगर 1 घात है तो उसी संख्या को रिपीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, इसको लिख लेना ना, कहीं पे ऐसे कोने में लिख लेना। इसको लिखने से क्या होगा, कैसे हल हुआ ये पता चलता है। तो क्या है ये हुआ b का वर्ग, और ये हुआ केवल क्या हुआ 2। तो 2 को पीछे में नहीं लिखते हैं, आगे में लिखते हैं, और जो भी चर संख्या होती है उसको क्या है, पीछे में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये a का वर्ग, ठीक है। अब इसी को समीकरण 1 मानना है। अब मैं जो कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाया था, ये कहाँ पे गए, ये देखो, ये यही कंडीशन दिखाया था आपको। देखो ये a स्क्वायर 2 का गुणा में b स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 गुणा में मतलब 2 b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है, ठीक ठीक। इसी कंडीशन को दिखाया था। मैं आपको बताया था ना कि a क्या है, ये क्या है, 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है, क्योंकि a स्क्वायर के गुणन अभाज्य गुणनखंड में ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही समझना इसको, या करके या 2 गुणा में b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, चूँकि a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड है ना, 2 खंड दिया है गुणा का, अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 2 है, इसलिए 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगी। ये देखो 2 आ गया ना, देखो a क्या है, हमने माना था a और b माना था। यहाँ पे देखो हमने a b माना था, a केवल अभाज्य माना था, देखो a, लेकिन ये a से तो जाएगा ही स्वयं से, 1 से, और 1 से जाएगा ही। 1 को बताया था 1 के अलावा कोई और संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन a में 1 है, 1 खुद ही है, स्वयं से जाएगा, 1 से जाएगा, और यहाँ पे 2 आ गया। इसका मतलब ये a अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कर्ण 2 परिमेय संख्या नहीं है। कर्ण 2 परिमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या, ये अपरिमेय संख्या है। अब b के लिए करते हैं, इसी घटना को b के लिए करते हैं, ठीक है, करेगी। तो प्रमेय नंबर 1.2 से क्या सीखेंगे। अब प्रमेय नंबर इसीलिए लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसीलिए चूंकि 2 a स्क्वायर को भी विभाजित करेगी, इसीलिए प्रमेय नंबर 1.2, देखो प्रमेय नंबर कहाँ है हमारा, हाँ यही प्रमेय नंबर 1.2 था ना। ये क्या, p a स्क्वायर को भी विभाजित करेगी, इसको पूर्ण भाग दे देगा, ठीक है। तो ये p a को भी करेगा, इसके 1 घात को, 2 घात को कर रहा है तो 1 घात को भी कर देगा, ठीक है, भाग कर देगा। विभाज्य या विभाजित एक ही शब्द है, ठीक है। तो ये प्रमेय नंबर की जरूरत क्यों पड़ा अभी ये देखो, इसीलिए प्रमेय 1.2 के अनुसार यदि 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो 2 a को भी विभाजित करेगी। ये कंसेप्ट का उपयोग क्यों किया हमने,
क्योंकि हमें ए स्क्वायर के स्थान पे, चूँकि क्या है ए स्क्वायर है, तो इसके स्थान पे हमने एक और पूर्णांक संख्या ले लेंगे 2c। ठीक है, चूँकि 2 क्या है, 1 के गुणनखंड में है। क्या है, देखो ऐसे समझना, चूँकि ये विभाजित कर रही है, चूँकि देखो इस यहाँ पे देखो ए स्क्वायर के गुणनखंड में 2 है, तो हम इसको 2 के गुणनखंड में ए को यहीं पे बदल दें, समीकरण 1 में बदलेंगे ना, समीकरण 1 में, यही समीकरण का 1 का आगे रूप है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे चिन्ह बस लगाया हूँ मैं गुणा का। तो देखो हिंदी में लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक है, चूँकि ए को विभाजित कर रही है, अर्थात करके क्या लिखूँ मैं, अर्थात ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, तो हम ए स्क्वायर को, मतलब ए या ए स्क्वायर के गुणनखंड में 2 है, तो हम ए के बराबर में 2 का गुणनखंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन करने के लिए, ठीक है, तो करेगी, तो प्रतिस्थापन ये ए के स्थान में हम 2c रखेंगे। क्यों रखेंगे ये बता रहा हूँ, ठीक है। प्रतिस्थापन हेतु प्रतिस्थापन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने देखो हमने ए का निकाल लिया, 2 संख्या से भी ए भाग जा रहा है, अब बी कौन से और संख्या से जा सकता है, देखो, क्योंकि हमने माना था ना कि यहाँ पे ए और बी अभाज्य है, लेकिन ए का निकल गए, अब हम आपको बी का निकालेंगे। अब बी का निकालेंगे कि बी और कितने संख्या से भाग चला जाएगा, क्या केवल ये स्वयं से या एक से जाता है या कोई और संख्या जाता है, तो उसके लिए प्रतिस्थापन आवश्यक है। प्रतिस्थापन के लिए हमें एक और ए को हटाना होगा ताकि बी रहे। ठीक है, ए को हटाएंगे तभी बी का हो सकता है कुछ, ठीक है, या बी के बराबर में कोई गुणनखंड आ जाए अभाज्य। ठीक है, तो ए को हटाएंगे तभी आएगा, ठीक है, कोई दूसरा आ जाए इसके स्थान पे, ए के स्थान पे, ठीक है, तभी होगा। तो ये देखो प्रतिस्थापन हेतु, तो प्रतिस्थापन हेतु चूंकि 2 ए को विभाजित कर रही है, मतलब ए के गुणनखंड में 2 है। ठीक है, तो हम इसको हम ए बराबर 2c लिख सकते हैं। गुणनखंड में ना देखो, ए के गुणनखंड में 2 है, तो ए के गुणनखंड में देखो 2c है, इसको हम 2 गुणा में c लिख सकते हैं। तो 2 है, लेकिन गुणनखंड और बनाने के लिए केवल एक संख्या गुणनखंड नहीं कहलाएगा। देखो, अगर ए के बराबर में 2 लिख दिया तो ये कोई गुणनखंड नहीं है, कोई और संख्या होगी, मान लो c भी क्या, यहाँ पे पूर्णांक जो भी है लिखूंगा भी, ठीक है। तो चूंकि ए क्या है, 2 से भाग जा रहा है, ए स्क्वायर भी 2 से भाग जा रहा है, तो आप यही समझना, जब 2 से भाग जा रहा है तो इसके गुणा में कोई ना कोई 2 संख्या है। ठीक है, जैसे 10 2 से जाता है 5, तो 10 में कहीं कहीं 2 होता है। कैसे दिखाता हूँ, देखो 10 गुणनखंड में देखो 2 से पहले जाएगा 5, फिर 5 से, तो 10 के गुणनखंड में 2 गुणा में 5 है, 10 में 2 का गुणा है, 2 का गुणा है, इसलिए 2 से भाग जा रहा है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, कहीं पे
किसी संख्या में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कोई संख्या क्या है, कोई संख्या किसी संख्या से पूर्ण भाग हो रही है तो उस संख्या के गुणन खंड में वह संख्या होगी। मैं कोई नया नहीं दिखा रहा हूँ ना, ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, अगर समझ जाओ तो ठीक है। इसके आधार पे तो समझे होंगे, इसको ना यहीं पे लिख लेना और उदाहरण में यहाँ पे संख्या में लिख लेना, ठीक है। 10 2 से चला गया, ठीक है, क्योंकि 10 में 2 का गुणनखंड है इसलिए गया, नहीं होता तो नहीं जाता। जैसे मान लो 9 है, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 9 में 2 है ही नहीं, 3, ये कोई गुणनखंड 2 नहीं है, इसलिए पूर्ण भाग नहीं जाता है, दशमलव में ही जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो ये समझना, और यही आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट ही समझाया, अगर किसी संख्या में वह संख्या है तो वो भाग भी चला जाएगा, ठीक है। और यहीं से बना भाज्य अभाज्य, जा रहा है तो भाज्य और नहीं जा सकता तो अभाज्य। तो इस रूप में तो ए के गुणनखंड में 2 है तो ए बराबर मैंने 2 गुणा में सी लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये गुणनखंड बन गया, ठीक है, लिख सकते हैं। जहां सी एक पूर्णांक धनात्मक अब धनात्मक पूर्णांक लिखना जी, ठीक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। और चर में क्या है, इसी कौन सी संख्या हम पता नहीं लगा सकते, कोई भी हो सकता है, ठीक है, माइनस से 0 से धनात्मक तक कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिख सकते हैं, अतः अब ए का मान क्या है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और एक और चीज, समीकरण 1 में क्या है, ए 2 से भाग जा रहा है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है, ये समीकरण 1 में है, अर्थात करके यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, अर्थात ए बराबर 2 गुणा में सी है, ये समझना, यह गुणनखंड है ए का गुणनखंड है ये, ठीक है, ये समझना, आप इसको नहीं लिखना, आपके समझने के लिए, ठीक है। अब ए का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना है ना, प्रतिस्थापित आवश्यक है, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 कौन सा है, ये 2b² बराबर a², ठीक है। तो उसी समीकरण को फिर नहीं लिखते हैं, ठीक है, 2b² बराबर a के स्थान पे हम रखेंगे, इसको रखेंगे, ये आपके बताने के लिए कि ये गुणनखंड में है, 2 खंड है ना, गुणा 2 संख्या के बीच में एक गुणा है, तो यानी 2 खंड है गुणा का, गुणनखंड इसी को कहते हैं, ठीक है। और खंडन मतलब वह प्रक्रिया है, गुणनखंडन करना, ठीक है। अगर न जोड़ दिया जाए तो गुणनखंडन हो जाएगा, मतलब किसी संख्या को गुणनखंडन मतलब प्रक्रिया करनी है, मतलब गुणनखंड के रूप में निकालना है। तो ए बराबर 2c लिख दिया, ए बराबर 2c लिख दिया, और स्क्वायर है भाई तो स्क्वायर लगा दिया मैं, ये
अब स्क्वायर को हल करेंगे तो आप जानते हैं क्या आएंगे, 2 का वर्ग 4 और c का वर्ग ये c। ठीक है, अब क्या है, इस 2 को मैं इधर पक्षांतरित कर देता हूँ, या यहीं से कटाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। बी स्क्वायर बराबर 4c², ये जेड नहीं है भाई, और ये 2 को चूँकि 2 गुणा में है ना तो इधर पक्षांतरित होकर भाग बना लेंगे। अब नेक्स्ट पेज में यह देखो, अब आ गया, देखो अब केवल b बचा है, b अकेला हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे a के लिए निकालना था तो a को अकेले किए थे, वैसे ही यहाँ पे देखो b अकेला हो गया। जो भी अब आएगा हमारा समीकरण सेकेंड आएगा। देखो अब b² बराबर संख्या के साथ करता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई c नहीं है तो c जैसा करता है ऐसा रहेगा, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4 में, और ये c²। अब आप क्या देखें, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब आप यह देखो, सेम टू सेम वही चीज़ लिखना है। ठीक है, हमको सेम टू सेम वही चीज़ लिखना है, चूँकि देखो a का गुणनखंड a² के गुणनखंड में 2 है तो a² के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। यही चीज़ को हम इस b² के गुणनखंड में 2 है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बीच में गुणा है ना। ठीक है, कुछ नहीं तो 2 क्या है, यहाँ पे b² को भाग करेगी, जैसे 2 यहाँ पे a² को विभाजित कर रही है। ठीक है, फिर इसी प्रमेय को लिखेंगे। ठीक है, और इसी प्रमेय को लिखेंगे और कुछ नहीं है, बाकी हो गए। इसका मतलब ये कि b², हम इस प्रमेय को क्यों ले रहे हैं दिखाता हूँ मैं, कहाँ गई है, ये है, ये देखो p² क्या है, p² को विभाजित कर रही है तो pa को भी विभाजित करेगी। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जो लिए थे वो कहाँ गए हमारा, हमने a और b के फॉर्म में लिए थे, इसका कोई वर्ग के रूप में नहीं लिए थे। ठीक है, हमारे जानकारी के लिए देखो a² नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे a² है, यहाँ पे a² है, देखो यहाँ पे a² है। ठीक है, a² को विभाजित कर रहा है 2, तो हमारे प्रमेय के अनुसार केवल a को भी 2 विभाजित कर देगा, a को 2 विभाजित कर देगा। ठीक है, 2 a को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो a के फॉर्म में क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हम a के फॉर्म में लिए हैं। a² के फॉर्म में लेते तो इस प्रमेय की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रमेय नंबर 1.2 का हमने वर्ग नहीं लिए, तो हमारी जानकारी के लिए प्रमेय कि जब वर्ग को 2 क्या है, वर्ग वाली संख्या को भाग दे रही है तो उसके केवल एक घात वाले को भी भाग दे देगी, और यहाँ पे हमने केवल एक घात लिए थे। ठीक है, ये देखो a/b, प्रमेय संख्या में घात नहीं होती है। ठीक है, एक ही घात के रूप में होता है, तो इसीलिए इस प्रमेय की जानकारी के लिए इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, गर्मी बहुत है जी, पंखा चला नहीं सकते, तो अब क्या आगे यही है कि समीकरण 1 है, ये देखो, या करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, b² बराबर 2 गुणा में c²। ठीक है, तो b² के गुणनखंड में 2 आ रहा है भाई, और वैसे ही a के भी आया था, तो हम सेम टू सेम उसी तथ्य को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि करके ये देखो, ये जो लिखा था ना उसको भी यहाँ पे मैं उतार दे रहा हूँ फटाफट। ठीक है, और प्रमेय नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगा, तो सेम टू सेम करनी है। एक बार प्रतिस्थापन करेंगे बस, उसी बस को याद रखना, और एक बार दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, फिर हमारे कॉन्सेप्ट को जो बताया है मैंने, अभाज्य और अंकगणित का ये गुणनखंड वाला, और वो प्रमेय नंबर हमारा तीसरा जो वर्ग को भाग दे रहा है तो उसके एक घात को भी
भाग दे देगा वह संख्या, ठीक है। तो तीनों की बस ज़रूरत पड़ता है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और एक देखो तो चूँकि क्या है चूँकि बी स्क्वायर के क्या है अभाज्य गुणनखंड में दो है, इसलिए दो बी स्क्वायर को विभाजित करेगी। चूँकि वर्ग वाली संख्या को विभाजित कर रही है दो, तो बिना वर्ग यानी एक घात को भी विभाजित करेगी। इसीलिए प्रमेय नंबर, या और करके लिख सकते हैं, एक तथ्य, दूसरा तथ्य, तीसरा तथ्य और प्रमेय 1.2 के अनुसार क्या है, दो क्या है, एक अभाज्य संख्या पी हमने लिए थे, ठीक है। तो अनुसार सीधा हम लिख सकते हैं, दो के अनुसार यदि अभाज्य लिख सकते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या दो, ठीक है, अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, दो ए स्क्वायर को, अरे यहाँ पे बी है ना भाई, बी है, अभाज्य संख्या दो, वहाँ पे देखो यहाँ पे मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या बोला था ना, पी ए स्क्वायर और पी ए का, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। तो अभाज्य संख्या लिखोगे तो और अच्छा से जांचने वाला शिक्षक नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो यदि अभाज्य संख्या दो बी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो दो बी को भी विभाजित करेगी। प्रमेय नंबर 1.2 के अनुसार। इस प्रमेय को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रमेय नंबर अभी आवश्यक पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है, करेगी। तो आगे क्या है, आगे अब कुछ नहीं है, तो आगे अब कुछ नहीं है, हो गया। अब क्या है, बी को दो विभाजित कर रही है, बी केवल बी से जा रही है और बी एक से जा रही है। इसको लिख के दिखा दूं क्या, यहाँ पे देखो ये बी दो क्या है, बी को विभाजित कर रही है, तो बी एक तो स्वयं से जाएगा, स्वयं से, दूसरा एक से, तीसरा दो क्या है, बी को विभाजित कर रही, इधर देखो जी, इधर दो बी को विभाजित कर रही है, ठीक है। तो ये तीसरा संख्या आ गया, और हमने ए बी को माना था अभाज्य, साथ में था, इसलिए सह अभाज्य। तो देखो अभाज्य के कॉन्सेप्ट गलत हो गए। अभाज्य केवल स्वयं से और एक से जाता है, केवल दो संख्या, तीसरी हो गई भाई, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या ए बटा बी के रूप में है, और ये भाज्य संख्या है, तो वह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो बस हमारा यही चीज़ बस बचा जो हमने यहाँ पे लिए थे, ये कॉन्सेप्ट लिए थे, चूंकि करके लिखा था ना, इसलिए इसका मतलब यह हुआ, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी के मध्य एक के अलावा कोई और संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन है ना भाई, ए और बी के दोनों के बीच एक और संख्या है दो, ठीक है। तो ए और बी क्या है, स अभाज्य नहीं हुए। स मतलब ज़्यादा नहीं सोचना, साथ में है इसलिए सह, अभाज्य समझना, ये दोनों अभाज्य नहीं है।
और परिमेय संख्या का नियम कहता है कि ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए सह साथ में, इसलिए सह अभाज्य होनी चाहिए। अगर ये सह अभाज्य नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, और ये जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसके बराबर में जो संख्या दिया है वह भी परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, घंटा भर हो गया। ठीक है, इसको जल्दी लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और भी अच्छे से समझाते समझाते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीखने के लिए था, आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो करेगी तो अतः करके लिखूं, अतः 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 क्या ये निकला कि अतः यह निष्कर्ष निकला कि सह अभाज्य संख्या के रूप सह अभाज्य नहीं लिखना था। यह निष्कर्ष निकला कि सह अभाज्य संख्या के रूप में हमने जो a बटा b संख्या लिया था जिसमें केवल एक के अलावा अन्य कोई और संख्या गुणनखंड में नहीं है, लेकिन इस तथ्य के विपरीत, इस तथ्य के विपरीत पूर्णांक a और b के एक के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड संख्या है। ठीक है, संख्या 2 है, या 2 निकला है। ठीक है, या रुको, इसको अन्य अभाज्य गुणनखंड संख्या 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 से ज्ञात हुआ। ठीक है, समीकरण 2 में देखो b का गुणनखंड में 2 है। ठीक है, और समीकरण 1 में भी 2 है, 2 का गुणनखंड है। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ही हमें ज्ञात हुआ है कि a और b के एक के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड संख्या 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 से ज्ञात हुआ है। ठीक है, ज्ञात हुआ है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, ज्ञात हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसका तात्पर्य अर्थात लिख सकते हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि a बटा b सह
अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। यह विरोधाभास तथ्य हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने क्या है, एक त्रुटि को क्या लिखते हैं जी, ऐसे त्रुटिपूर्ण, ठीक है, त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि करनी 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप इसके जस्ट नीचे लिखना, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, आप इसके जस्ट नीचे लिखना, अतः करनी 2 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो ये है, ठीक है, ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लेना, और इसी चीज़ को तो भी और समझाने वाला हूँ, ठीक है। आज टाइम हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। PDF आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है।